जब हम रेजिलियंस या सहनशीलता की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में इंसान आते हैं। लेकिन क्या खेत भी सहनशील हो सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं खेतों की जो सिर्फ और सिर्फ बारिश के भरोसे फलते फूलते हैं। तो चलिए समझते हैं वर्षा आधारित कृषि में कामयाबी के क्या राज हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर खेतीबाड़ी पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल बारिश पर निर्भर हो जाए। ये सवाल सुनने में भले ही हाइपोथेटिकल लगे, पर असल में ये लाखों किसानों की रोजमर्रा की सच्चाई है। तो ये है वो आंकड़ा 750 मिलीमीटर से कम। जिन इलाकों में साल भर में इससे भी कम बारिश होती है, वहीं होती है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर या कहिए शुष्क भूमि कृषि। अब अंदाजा लगाइए, पानी की इतनी कमी का मतलब है कि हर एक फसल उगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये तो हुई बात पानी की कमी की, पर असल में जमीन पर किसानों के लिए इसका मतलब क्या है, वो किन मुश्किलों का सामना करते हैं। चलिए अब सूखी जमीन के इसी संघर्ष को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए पहले ये साफ कर लेते हैं कि ये शुष्क भूमि कृषि आखिर है क्या। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। ये उन इलाकों में खेती करने का तरीका है जहां बारिश बहुत कम होती है और जहां सिंचाई के कोई खास साधन भी नहीं होते। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सच में पानी की हर एक बूंद की कीमत सोने जैसी होती है। अब किसानों की मुश्किलों को देखिए, ये एक दोधारी तलवार पर चलने जैसा है। पहली बात, बारिश का कोई भरोसा नहीं, कब होगी कितनी होगी कोई नहीं जानता। मिट्टी में नमी की लगातार कमी बनी रहती है। सूखे का खतरा तो जैसे सिर पर हमेशा ही मंडराता रहता है, और जाहिर है इससे फसल के बर्बाद होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इन सब के ऊपर सिंचाई के साधन भी तो नहीं है, तो आप सोच सकते हैं ये लड़ाई कितनी मुश्किल है। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। इन सब चुनौतियों के बीच एक और दुश्मन है जो चुपचाप धीरे धीरे जमीन की जान ले रहा है। हम बात कर रहे हैं मृदा अपरदन की। आसान भाषा में कहें तो मिट्टी का कटाव, एक ऐसी प्रक्रिया जो सबसे उपजाऊ खेत को भी बंजर बना सकती है। तो ये मृदा अपरदन होता कैसे है? बहुत सिंपल है। जब तेज हवा चलती है या जोरों की बारिश होती है तो वो अपने साथ मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को उड़ा या बहा ले जाती है। और पता है, यही ऊपरी परत सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, मतलब फसलों के लिए सबसे जरूरी। इसी के बह जाने को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो मिट्टी के कटाव के पीछे दो मुख्य विलेन हैं। पहला है वाटर इरोजन यानी जल अपरदन। इसमें क्या होता है, तेज बारिश आती है और अपने साथ सारी कीमती उपजाऊ मिट्टी बहा कर ले जाती है। और दूसरा विलेन है विंड इरोजन यानी पवन अपरदन। यहाँ तेज हवा चलती है और सूखी मिट्टी की ऊपरी परत को बास उड़ाकर ही ले जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बर्बादी को रोका जा सकता है? और अच्छी बात यह है कि हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता है। हमारे पास ऐसे कई तरीके हैं। तो चलिए अब फोकस करते हैं समाधान पर और देखते हैं कि हम अपनी इस कीमती मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं। देखिए, मिट्टी को बचाने के लिए हमारे पास एक तरह से 5 लाइन्स ऑफ डिफेंस हैं। सबसे पहला है कंटूर प्लोइंग। इसका मतलब है ढलान पर सीधे नीचे की तरफ नहीं, बल्कि आड़ी जुताई करना। इससे पानी तेजी से बहने की जगह जमीन में चला जाता है। दूसरा है टेरेसिंग, मतलब पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेत बना देना। तीसरा, घास की पट्टियां लगाना, ये पानी के बहाव को धीमा कर देती हैं। चौथा है एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसमें खेतों के किनारों पर पेड़ लगा दिए जाते हैं। और आखिर में 5वां तरीका है मल्चिंग, यानी मिट्टी को फसल के बचे हुए हिस्सों या पत्तों से ढक देना ताकि उसकी नमी बनी रहे। ठीक है, तो ये तरीके तो हो गए एक खेत के लेवल पर, लेकिन असली बदलाव, असली जादू तब होता है जब हम सिर्फ एक खेत के बारे में न सोचकर पूरे के पूरे लैंडस्केप, पूरे इलाके के बारे में सोचते हैं। जब हम पानी की हर एक बूंद को बचाने के लिए एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं वाटरशेड या जल ग्रहण क्षेत्र। अब ये क्या है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक बहुत बड़ी प्राकृतिक कीप या फनल की तरह सोचिए। ये वो पूरा इलाका है जहां का सारा बारिश का पानी बहकर एक ही पॉइंट पर जमा होता है, जैसे कोई नदी या तालाब। तो जब हम पूरे वाटरशेड को मैनेज करने की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक काम करना नहीं है, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है। इसमें छोटी छोटी पानी की संरचनाएं जैसे चेक डैम और फार्म पॉन्ड बनाना शामिल है। इसमें बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना और चरागाह विकसित करना शामिल है। और साथ ही अलग अलग तरह की फसलें उगाना और पशुपालन को बढ़ावा देना,
ये सब मिलकर एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाते हैं जहां हर चीज एक दूसरे को सपोर्ट करती है। तो ठीक है, हमने मिट्टी को बचाने के तरीके देख लिए, वाटरशेड मैनेजमेंट का महत्व भी समझ लिया। अब चलिए इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं। अब हम उन तकनीकों पर नजर डालेंगे जो असल में एक स्थिर और रिजिलिएंट खेती की नींव रखती हैं। इसे आप एक तरह का रेजिलियंस टूल किट समझ सकते हैं। हर चुनौती के लिए एक समाधान है। जैसे पानी की कमी है, कोई बात नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और माइक्रो इरिगेशन है। मिट्टी की नमी खत्म हो रही है तो मल्चिंग और मिनिमम टिलेज का इस्तेमाल करें। फसल खराब होने का डर सता रहा है तो ज्वार, बाजरा जैसी सूखा झेलने वाली फसलें उगाइए। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो गई तो ऑर्गेनिक और हरी खाद है ना। कुल मिलाकर हर समस्या का एक प्रैक्टिकल समाधान है। तो आखिर इन सब तकनीकों, इन सब कोशिशों का मकसद क्या है? बड़ा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बहुत सीधा है, एक ऐसा टिकाऊ और प्रोडक्टिव सिस्टम बनाना जहां जमीन, पानी और लोग तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें, फले फूले। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। क्या ये तकनीकें, जिनमें हमारी पुरानी समझ और नई टेक्नोलॉजी दोनों का मेल है, क्या ये सच में हमारे लाखों किसानों और उनके परिवारों के लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य बना सकती हैं?